हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी डिसऑर्डर और एंजाइटी, जो एंजाइटी होती है यानी जो चिंता होती है, एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है। सब लोगों को किसी न किसी बात की चिंता रहती है। लेकिन वो एंजाइटी डिसऑर्डर तब बन जाती है जब वो एंजाइटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, इरेशनल हो जाती है और इलॉजिकल हो जाती है। अगर आपका जो किसी बात की चिंता करने का जो कारण है वो इतना बड़ा नहीं है, जितनी ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं या जितना आप उसमें ओवर थिंक कर रहे हैं, तब उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई फादर है, उनका बच्चा अभी तक घर पे नहीं आया है, तो जब तक वो नहीं आया तब तक उनको एंजाइटी होगी। मे बी उनको कॉल करेंगे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे या चुपचाप बैठ करके थोड़ी देर वेट करेंगे। दैट इज़ अ वेरी कॉमन एंजाइटी। लेकिन वो एंजाइटी डिसऑर्डर तब हो जाती है जब वो बार बार उसको फ़ोन कर रहे हैं और वो चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो तरह तरह के अजम्पशंस लगाने लग जाते हैं, अपने मन में ही ख्याल करने लग जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया होगा, हो सकता है मेरा बेटा झूठ बोल रहा हो या उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। कहने का मतलब ये है कि एक ही सिचुएशन में अगर आप एक नॉर्मल बिहेव करते हैं तो आप पहले जैसा बिहेव करेंगे कि आराम से बैठे हैं और बच्चे का वेट कर रहे हैं। दूसरे स्टेज में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आपको आ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता इतनी हो रही है कि आप अपने आप को बिल्कुल समय नहीं काट पा रहे हैं अपना, तो उसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, यानी अगर आपको हर एक बात की चिंता रहती है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसकी आपको चिंता है, लेकिन टॉपिक बदलते रहते हैं लेकिन चिंता हमेशा लगी रहती है। तो लगातार चिंता बनी रहना और इस प्रकार से चिंता बनी रहना कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस नहीं बन रहा हो, तो उसको हम जीएडी यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए, जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ये ओसीडी में भी कन्वर्ट हो सकती है और ये पैनिक अटैक में भी जा सकती है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उनका कोई एक मार्क्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सिर्फ वो जीएडी के सिम्टम्स हैं, बल्कि वो किसी भी सिचुएशन में बदल सकते हैं। जैसे किसी को चिंता होती है कि अरे मुझे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं हाथ धो लेता हूँ, और अगर वो धो लेता है तो जाकर के ये सिम्टम उसका ओसीडी का रहता है, बार बार करता है तो ये ओसीडी का सिम्टम है। लेकिन वो बैठे बैठे सोचता रहेगा कि अगर मैंने हाथ नहीं धुला तो मेरे ये इन्फेक्शन मेरे पेट में चला जाएगा, ये पेट में चला गया तो फिर मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर मैं बहुत दिनों तक अपना ऑफिस या अपना कॉलेज नहीं अटेंड कर पाऊंगा। तो ख्याली पुलाव अगर बनाता रहता है तो ये जो है आपका जीएडी रहता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहता है। और पैनिक अटैक कब हो जाता है? जब पेशेंट को एकदम पैनिक हो गया, करे मैं तो मुझे तो ये इन्फेक्शन हो गया, अब तो मेरा क्या होगा, अब तो मैं पता नहीं इन्फेक्शन ठीक होने वाला है, कौन सा इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह से वो पैनिक अटैक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो किसी भी तरह का जो साइकोलॉजिकल इशू है, स्पेशली जो एंग्जाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये कन्वर्टेबल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप हैं। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, इसकी सबसे ख़राब बात ये होती है कि पेशेंट को जो अपना समय होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता हुआ सा दिखता है, ऑल्दो वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो ओवर थिंकिंग होती है वो लगातार चलती रहती है, एक कहानी से बनती रहती है। जो कहानी है वो उसको सोने नहीं देती है। अब क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है तो जब अगली सुबह उठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फटीग सा महसूस होगा, मेंटली वो अलर्ट नहीं रहेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा तो कोई भी काम करेगा तो एक बार में वो ठीक नहीं होगा, गलतियाँ होंगी, कमियाँ निकलेंगी और इस तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, जो भी ओवर थिंकिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं। देखिए, जो ओवर थिंकिंग है और जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस जिसके कारण ऐसा हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड, या किसी कोई उनको ऐसा नहीं मिलता जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मे बी फैमिली में भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, मे बी कोई वो अपनी बात को कहना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता हो कि ये पता नहीं मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। तो ओवर थिंकिंग का यही मतलब हो कि उनको एक एक वेंट नहीं मिल रहा, एक निकास नहीं मिल रहा है, जो अपने इमोशंस को बाहर कर पाए, और वो अपने थॉट्स को अंदर ही अंदर रखते रहते हैं और उसी को घुमाते रहते हैं।
अब ओवरथिंकिंग कई बार पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि पेशेंट जब सोता है तो सोने में भी वो चेन ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं। मेरे पास रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि जब वो सोए हुए रहते हैं और जब वॉशरूम जाते हैं तभी उनको सपने वही आ रहे होते हैं, वॉशरूम से आकर जब दोबारा लेटते हैं तो वही सपने उनको दोबारा कंटिन्यू हो जाते हैं। मतलब 24 आवर्स उनकी थिंकिंग चलती रहती है। इवन एट द टाइम ऑफ द स्लीप वो सपनों में भी, वो अपने ड्रीम्स में भी वही ओवर थिंकिंग उनको चलती रहती है, एक स्टोरी चलती रहती है। सो नीदर वो डे में रेस्ट कर पा रहे हैं नॉर वो नाइट में रेस्ट कर पा रहे हैं, और उनका जो माइंड है बिल्कुल एकदम जैसे लगता है कि ब्लॉक हो गया है, फॉग हो गया है। परेशानी ऐसे लोगों को तब ज़्यादा आती है जब चेंज ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे कोई भी प्लान था कि आज ऐसा होने वाला है और वो प्लान चेंज हो जाता है, हम वहाँ नहीं, हम वहाँ जाने वाले। कोई भी ऐसा काम अगर एकदम से बदल जाता है तो अपनी सिचुएशन वो नहीं हैंडल कर पाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप एक ओवर थिंकर हैं या नहीं हैं, तो अगर आपको चेंज ऑफ जो जो चेन ऑफ थॉट्स है वो लगातार चलती रहती है, अपने थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, अगर आप जो डिसीज़न है वो मेकिंग में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, आप समझ नहीं पाते ये क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, या आपको लगातार ऐसा लगता है कि मैंने डिसीज़न तो ले लिया है लेकिन ये गलत ही होने वाला है, ये भी लगातार पेशेंट को बना रहता है। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके अच्छे नहीं रहे हों, या जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक कंडीशन होती है जिसमें अगर पहले बहुत सक्सेस नहीं मिली है तो अभी भी अगर कोई डिसीज़न लेता है पेशेंट तो उसको लगता है कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, ये मेरा सही डिसीज़न नहीं होने वाला है। नींद आपकी अफेक्टेड हो जाती है, आपका एपेटाइट, या तो बहुत ज़्यादा आप खाना खाने वाले हो जाते हैं या तो बहुत कम खाने लगते हैं, और साथ के साथ किसी से बात करने में आप अपना कंट्रोल बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, बहुत ही पोलाइटली ऐसे बात नहीं करती हैं। कोई भी सिचुएशन अगर घर में अलग हुई तभी भी आप बहुत जल्दी अपने आप को लूज़ कर देते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। तो जो ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर है ये सिर्फ आपको नहीं अफेक्ट करता है, आपकी पूरी फैमिली, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है, आपके जो बिजनेस है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो जॉब है, उन सबको ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर के लिए अब सबसे ज़रूरी है कि आपका मन शांत होना चाहिए। जितना ज़्यादा एंग्जाइटी किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए उससे ज़्यादा चिंता अगर होगी तो आपको वो परेशान करेगी, क्योंकि चिंता ह्यूमन इमोशन है, सबको होती है, लेकिन अगर वो लगातार बनी रहती है और ख़त्म ही नहीं होती है, कभी इस बात की चिंता तो कभी उस बात की चिंता, तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है। तो इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये लगातार चलते रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स से आपको छुटकारा नहीं मिलता है, और इंसान ये मान लेता है कि जो होगा मेरे साथ अच्छा ही नहीं होगा, जो होगा गलत होगा, कि मैं कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं टाइम टाइम पे अलग अलग टॉपिक्स पे पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, और आज ये नेगेटिव थिंकिंग जो है या ओवर थिंकिंग जो चल रही है आपके अंदर, जो गलत विचार आ रहे हैं या जो इरेशनल विचार आ रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो उनके लिए आपको जो दवाइयाँ लेनी है वो अब जान लेते हैं। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिसको आप ले सकते हैं, जैसे अर्जेंटम न्यूट्रिकम नाम की दवा है जो आपको बाहर जाने में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, नई सिचुएशन में आपको जाने में परेशानी होती है, पेट खराब हो जाता है, वहाँ पर अर्जेंटम न्यूट्रिकम लिया जा सकता है। लाइकोपोडियम का तब लिया जा सकता है जब आपको कोई टास्क मिल गया हो और उसके बाद आपको एंग्जाइटी हो जाती हो। यूजुअली आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी काम अगर आपको मिल जाता हो तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती हो कि मैं इस काम को कैसे पूरा कर पाऊँगा, पता नहीं इस काम को मैं सही भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कोई भी काम हो सकता है, ये ऑफिशियल हो सकता है, अनऑफिशियल हो सकता है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। दूसरी दवा है, नेक्स्ट जो दवा है वो है जलसीमियम। वो ऐसी कंडीशन में ये दवा है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स दोनों बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। इसमें ट्रेमर्स हो सकते हैं, आपको ऐसे लगता है ओवर थिंकिंग के कारण आप कांप रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है, आईज हमेशा एकदम ड्रूपी ड्रूपी से आईलिड्स रहती हैं, और हार्ट बीट आपको बढ़ी हुई सी लगती है, स्वेटिंग होता है। ये सारे सिम्टम्स में आप जलसीमियम ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैनिक अटैक जैसे सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो आप जलसीमियम ले सकते हैं। बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो ली जाती हैं ऐसे केसेस में, लेकिन उसके लिए सारे सिम्टम्स की पहचान करना ज़रूरी है। जो जनरलाइज्ड मेडिसिन है जो आप ऐसे केस में ले सकते हैं वो है 2 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन, जो मैं यूजुअली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ। ये दवाइयाँ हैं विदानिया सोमनीफेरा, यानी अश्वगंधा से बनी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा जो आपको हेल्प करती है। साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है नार्डोस्टेकस। जो नार्डोस्टेकस दवा है ये भी बहुत अच्छी दवा है जो आपके
एंग्जाइटी को शांत करती है, आपके मन को शांत करती है। और इन दोनों दवाइयों को अगर आप लेते हैं, नाडोस टेकस ग्रैंडिफ्लोरा और विदानिया सोमनिफेरा, इन दोनों को मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए। बिल्कुल सेफ़ ऑल्टरनेटिव है। किसी भी तरह के एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो एसिटाइलोप्राम ना क्लोनाज़ेपाम। जो दवाइयों को चले जाते हैं वो कभी वापस नॉर्मल स्विच नहीं कर पाते, क्योंकि ये दवाइयाँ कहने के लिए तो होती हैं कि आपको 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, लेकिन इन दवाइयों का कोर्स कभी ख़त्म नहीं होता। दीज मेडिसिन आर हाईली एडिक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपकी डोज बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये डोज कभी कम नहीं होती है। तो इसके बेटर ऑप्शन के लिए प्लीज़ स्विच टू होम्योपैथी। ये बहुत ही सेफ़ ऑल्टरनेटिव है। दवाइयाँ को कोई एडिक्शन नहीं होता है, और ये दवाइयाँ आपको किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती हैं, और सभी एज के पेशेंट्स इस दवा को ले सकते हैं। तो 2 दवाइयाँ मैंने बताया, इन दोनों को दवाइयों को आधे ग्लास पानी में मिलाकर 10 से 15 बूंदें लीजिए दिन में 2 से 3 बार। 15 से 20 दिन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई, अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जो फटीग बना रहता है, हमेशा शरीर थका थका सा रहता है, एपेटाइट, उन सब में भी आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर के बारे में, और इसके लिए दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।